मानव शारीरिकी स्पाइनल कोड कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी, जिन्हें रीढ़ की स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को स्पाइनल कोड से जोड़ती हैं। शरीर में स्थित कपालीय या क्रैनियल नर्व्स मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर। मूत्र एक हल्का अम्लीय माध्यम है जिसका पीएच मान 6 होता है तथा यह पीले रंग का होता है, जिसका कारण यूरोक्रोम की उपस्थिति है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल की मात्रा होती है। एलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं लिगामेंट। हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़ का निर्माण करता है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव्य हैं। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम्स होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। लार अम्लीय होता है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। नाखून एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल के अंदर आते हैं जो कैरेटिन्स से बने होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक हैं, जबकि आयोडीन थायरॉइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। कैल्शियम फास्फोरस की कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां होती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती डायफायोडोंट होते हैं अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। हमारे 12 स्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय मोनोफायोडोंट होते हैं। मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं: इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दंतवल्क, इनेमल जिसे कहते हैं, जो कि दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर यानी कि हार्ड, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े की। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये स्पाइनल कोड है। रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा ही हमारे पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये होती है सेरिब्रम में। यहाँ पे ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम कहते हैं, कॉलर बोन को क्लेविकल कहते हैं और नी कैप को पैटेला कहते हैं और शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला। पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब ओवम को फैलोपियन ट्यूब में निषेचित करता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो यह अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ओविड्यूट में होती है। यहाँ पर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है।
मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो ये अपने परिवर्धन डेवलपमेंट के चतुर्थ और पंचम सप्ताह में 3 से 8 वीक में सप्ताह में के समय को एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। तीसरे महीने से जन्म तक के समय को फोएटल पीरियड भ्रूण काल कहते हैं, जिसमें ऊतकों और अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होती है। कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ये उल्व या एमनियोन में उल्वी तरल एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने और बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से इसकी सुरक्षा रखने का कार्य करता है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो ये नाइट्रोजन है 78%। इंस्पिरेशन में 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.0324% CO2 और 0.5% जल वाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम ऑर्गन नियॉन होते हैं। और एक्सपीरेशन में 78% नाइट्रोजन और उसके बाद 15.7% ऑक्सीजन, अब 20 से 15.7% ऑक्सीजन हो गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है 3.62% हो जाता है और जल वाष्प भी बढ़ जाता है 6.2% हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार लगभग। वृद्धों में यह कम, जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक कार्डियक साइकिल हृदय चक्र होता है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच। 2 संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है, तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के 2 संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। हार्ट अटैक से संबंधित लक्षण हैं सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलना। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलना, बाह में दर्द तथा झंझनाहट, जबकि टांगों में दर्द होना हृदय घात से संबंधित नहीं है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवनशैली, वसायुक्त आहार इस रोग के प्रमुख कारण हैं। इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। सिर दर्द भी नहीं होता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित है हृदय। 2 ऊपरी कक्षों को दायां और बायां एट्रियम कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां और बायां वेंट्रिकल्स कहते हैं। हृदय छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती है। इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। हृदय की धड़कने की दर के बराबर होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 9/13वां भाग होता है। यह शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है।
मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़े में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.4, याद रखिएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। रुधिर परिवहन तंत्र। रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित रक्त को सामान्य पीएच स्तर 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। एसिडोसिस और अल्कालोसिस से पीड़ित रोगियों का पीएच स्तर इस सीमा से बाहर होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हेम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हिम के कारण होता है। हिम की वलय रिंग में केंद्रीय भाग लौह यानी कि आयरन का होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम से 100 मिलीलीटर रुधिर होती है तथा यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। रुधिराणु रुधिर ब्लड कॉर्पस्कल्स सेल्स के संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ब्लड कॉर्पस्कल्स ब्लड का 40% भाग होता है, यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। रुधिराणु की 90% लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, यह केवल कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं जिन्हें वीर सिपाही भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को वीर सिपाही भी कहते हैं। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त आरबीसी के कारण होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं जो कि सिर्फ कशेरुकियों वर्टेब्रेट्स के रुधिर में होती है। मनुष्य में यह केंद्रक विहीन तथा इनकी औसतन संख्या पुरुषों में 54 लाख, स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक mm होती है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो यह केंचुआ है जिसे अर्थवॉर्म कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है 120/80 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर संकुचन दाब 120 mmHg तथा डायस्टोलिक प्रेशर प्रसारण दाब 80 mmHg। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। रक्तचाप वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। एग्जाम्पल 120 mmHg का अर्थ है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है, इसीलिए हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। Hg से तात्पर्य है रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। एग्जाम्पल 140 mm पारा Hg। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये 120/80
हाई बीपी होता है और उसके नीचे लो बीपी होता है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ जो है वहाँ पे ये यूनिवर्सल डोनर है। इसमें एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति के कारण अन्य वर्ग के व्यक्ति का शरीर रुधिर इसे नहीं चढ़ा सकते। इसे अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इसे नहीं चढ़ा सकते हैं। इसमें एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति होती है। यूनिवर्सल रिसिप्टियन ए बी और इसमें एंटीजन होता है। ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है, जिसके कारण समूहन एग्लूटिनेशन नहीं होता। इन्हें किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ए जो कि रक्तदान ए और ए बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है और ये रक्त प्राप्त कर सकता है। ए और ओ के व्यक्ति से रक्त प्राप्त करता है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है, जबकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है। एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो वो होगा ओ, क्योंकि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। RH फैक्टर नेगेटिव। 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ की खोज की। कार्ल लैंडस्टीनर ने बाद में रिसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर कारक नाम दिया गया। किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो रक्त थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। 0 नेगेटिव समूह के रक्त में न तो कोई एंटीजन उपस्थित रहता है और न ही कोई RH फैक्टर। अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। माता का ब्लड अगर ए बी पॉजिटिव है, पिता का ओ नेगेटिव है, तो बच्चा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव होगा। माता अगर ओ है, पिता ए है, तो बच्चा ओ होगा। बर्नस्टीन 1924 ने पता लगाया कि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है। यह मेंडल के नियमों के अनुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। रक्त का pH मान 7.4 है। रक्त का pH मान 7.4 है। एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। एंटीजन 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन ए एंड बी तथा 2 प्रकार की एंटीबॉडी एंटी-एरो और एंटी-बॉर्ब होते हैं, किंतु ये एंटी ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए और एंटी कैपिटल बी और स्मॉल बी होते हैं, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन्स प्योर प्रोटीन्स के रूप में होते हैं। शरीर में वाइट ब्लड सेल्स संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। शरीर में जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। यह विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा करती है। इसके अतिरिक्त शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी तथा हाइपर सेंसिटिविटी अति संवेदनशीलता की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करती है। WBC का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC का व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर, 7 माइक्रोमीटर। WBC की संख्या RBC से कम होती है। WBC 2 प्रकार के होते हैं, कणिकामय और कणिका विहीन। लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC है। रुधिर में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं, जिसमें ब्लड में WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है।
रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है जो कि विष पदार्थों को इनएक्टिव निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक कुल WBC का 20 से 30% होते हैं। यह गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन हीमाटोक्रिट रक्त में आरबीसी का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती है। रक्त में प्रोटीन हीमाटोक्रिट रक्त में आरबीसी का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती है। रक्त में WBC एवं प्लेटलेट्स की उपस्थिति का उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। मनुष्य के शरीर में आरबीसी 100 से 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती है। आरबीसी श्वसन अंग से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। आरबीसी का विनाश प्लीहा स्प्लीन में हो जाता है। WBC का बनना तथा आरबीसी का विनाश स्प्लीन में होता है। WBC के दो प्रकार हैं, लिम्फोसाइट्स तथा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिली होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय पैनक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर तक बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस होता है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं हृदय धमनियां, कोरोनरी आर्टरीज, जो कि शुद्ध रुधिर को स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने का कार्य करती है, जबकि फुफ्फुस धमनियां हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम्स है थ्रोम्बिन। ब्लड क्लोटिंग विधि का स्पष्ट विवरण हॉवेल ने दिया था। रक्त जमाव प्रोसेस में थ्रोम्बिन का योगदान होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90% अंश जल का होता है। इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज, आयन, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है, जबकि ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या RBC की अपेक्षा कम होती है। WBC 5000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, जबकि ब्लड प्लेटलेट्स यहाँ पे 2.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। कथन यहाँ पे और कारण दिया हुआ है कथन ए, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण बी, रक्त एक कोलाइड निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइड कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन ब्लड क्लोटिंग शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित
जम हो जाता है। आंसर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी में उपस्थित एल्युमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति में बढ़ोतरी हो जाती है। अतः पहाड़ों पर शरीर में इस O2 गैस की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती जाती है। हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती जाती है अर्थात श्वास दर बढ़ती जाती है। ऊंचाई पर वायु का घनत्व डेंसिटी कम होता जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। सही क्रम है फुफ्फुस, फेफड़ों, लंग्स से, रक्त के द्वारा और ऊतक के द्वारा। अगला टॉपिक है पाचन तथा उत्सर्जन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण एब्जॉर्प्शन मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता रहता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो ये स्टार्च। लार में एंजाइम्स एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाना ताकि आसानी से निगला जा सके। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं किडनी के लिए। किडनी को हिंदी में विक कहते हैं। मनुष्य सहित दूसरे स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी किडनी पाए जाते हैं तथा किडनी में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती हैं जो कि उत्सर्जन की इकाई हैं। नेफ्रॉन में ब्लड से 2 बार छनाई होती है। पहली अति सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन द्वारा तथा दूसरी वर्णात्मक पुनः अवशोषण द्वारा लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज का पुनरावशोषण रुधिर की कोशिकाओं द्वारा हो जाता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से फॉस्फेट, नाइट्रोजन, यौगिक, यूरिया और यूरिक एसिड को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस कृत्य किडनी के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब दोनों किडनी अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी है। यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल एक्सेट्रा नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, किडनी अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। मानव किडनी प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है, लगभग 1.5 लीटर मूत्रों में तब्दील करता है। किडनी से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। किडनी के सामान्य कार्य हैं रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, दूसरा कई हार्मोनों का स्रावन करना, यूरिया को छानकर बाहर करना। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है। यह अग्नाशय पैनक्रियाज रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है। यह अग्नाशय पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करता है। जब किडनी काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त में नत्रजनित
पदार्थ जमा होता है। मानव में किडनी स्टोन्स प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। याद रखिएगा, किडनी स्टोन बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। यह किडनी की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वृक्क में पत्थरी स्टोन्स बनती हैं। यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। मानव शरीर में यकृत के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कारण यहाँ पे है यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम्स उत्पन्न करता है। आंसर है ए सही है, परंतु आर जो कि कारण गलत है। लीवर यानी कि यकृत में पित्त की थैली से पित्त रस पहुंचता है, जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लीवर यानी कि वसा पाचक एंजाइम्स नहीं उत्पन्न करता है। एंजाइम्स क्या हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। एंजाइम्स बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित कर उनकी गति को बढ़ाते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो ये है जाइमेज। लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम्स। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम्स द्वारा संपन्न होती है। सभी जैसे कार्बनिक पदार्थ जो हैं उन्हें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम्स द्वारा संपन्न होती है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स है ट्रिप्सिन। ई कोलाई बैक्टीरिया प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकंड ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम इको आर आई डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल्स प्रभाव। यह दो शब्दों पोषक और औषधि से बना है। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरा के अनुरक्षण मेंटेनेंस में सहायक होता है। अंतःफ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं की दी गई संख्या है। इनमें लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतःफ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। पनीर, चीज़ मानव शरीर में नए टिश्यूज़ की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। दुग्ध से विरोध जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टेस तथा ल्यूकोनोस्टोक स्ट्रोबोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। मानव शरीर में उपस्थित छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन डाइजेशन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई ह्रासवान क्रम शेषांत्र इल्यूम 2.5 मीटर मध्यांतर और उसके बाद ग्रहणी होती है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो ये बड़ी आंत से। यह एक अवशेषी अंग है और प्रारंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास
के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस संघ का कार्य समाप्त हो गया है। वर्तमान में अवशेष मात्र रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतुओं गाय बैल में सेल्यूलोज पाचन हेतु पुच्छ यानी कि पूंछ आज भी विकसित अवस्था में है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज नामक एंजाइम्स का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय पैनक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च यानी कि मांड के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाता है। पाचक एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन, प्रोटाइलिन और पेप्सिन पाचक एंजाइम्स हैं। ट्रिप्सिन अग्नाशय में टाइलिन पेप्सिन पाचक एंजाइम्स हैं। ट्रिप्सिन अग्नाशय में, टाइलिन लार ग्रंथि में और पेप्सिन अमाशय में। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि अमाशय में जी सेल्स तथा ग्रहणी द्वारा युक्त होता है। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन के लिए एंजाइम्स ट्रिप्सिन उत्प्रेरक कैटालिस्ट का कार्य करता है। ट्रिप्सिन का स्राव पैनक्रियाज अग्नाशय द्वारा किया जाता है। अग्नाशय एक मिक्स्ड ग्लैंड है जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय एल्काइन होते हैं जिन्हें पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। वनस्पति कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें पौधों के हरे भाग जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल H2O लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। फॉर्मूला है इसका C6CO2 + 12H2O प्रकाश और पर्णहरित हरिम, और यहाँ पे C6H12O6 + 6H2O + 6O2। जल CO2 सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण के अव्यय कहते हैं। पीएस के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन पीएस से उत्पन्न आती है जल से। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। लाल तरंगदैर्घ्य उसका होता है 650 नैनोमीटर। उसके बाद नीला तरंगदैर्घ्य होता है इसका 475 नैनोमीटर। पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों द्वारा। लगभग 90% भाग जलीय पौधे और शैवाल द्वारा, 85% भाग समुद्र में और 5% भाग नदी में और तालाब द्वारा। फोटोसिंथेसिस में CO2 का अवशोषण तथा कार्बोहाइड्रेट्स प्लस और O2 का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। पौधे सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस तथा समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस करते हैं। कृत्रिम प्रकाश यानी कि बल्ब या विद्युत प्रकाश में पौधों का फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग के लवक में जैव रासायनिक क्रिया फोटोसिंथेसिस होती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित केमिकल एनर्जी हो जाती है तथा इन्हीं कार्बनिक पदार्थों द्वारा जंतु तथा पौधों का पालन पोषण होता है। फोटोसिंथेसिस में सम्मिलित हैं प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। क्लोरेला अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लोरेला क्लोरोफाइट से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल ग्रीन एल्गी की एक प्रजाति है।
पौधों की जड़ों का कार्य क्या है? तो जल का अवशोषण करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, पौधों को सहारा प्रदान करना। फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस पत्ती में होते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकेंगे। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी हैं। आहार वहन के लिए यह पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करता है। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। यह स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखते हैं वह है फास्फोरस। इसका मुख्य स्रोत लुसेंट से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, उसके बाद हाइड्रोजन 10% और उसके बाद नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4%, फॉस्फोरस 1.1%। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा, पालक, हरी सब्जियों में। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम्स का घटक है। शरीर में लोह आयरन की कमी से अनीमिया, खून की कमी रोग हो जाता है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये विटामिन डी है। कुपोषण होता है अंडर न्यूट्रिशमेंट तथा अनबैलेंस्ड नरिशमेंट की वजह से। अतिपोषण कुपोषण नहीं है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है एमाइलोज का। एमाइलोज मध्यम और छोटे दाने वाले चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में होता है। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। दूध मिठास का कारण है लैक्टोज। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। यह बैक्टीरिया पाचक नाल में भी पाया जाता है। यह दूध को लैक्टिक एसिड में बदलकर दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण करता है। यह बैक्टीरिया शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव हैं जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया के कारण होता है। गाय के दूध के हल्के पीले सफ़ेद रंग का कारण कैसीन के साथ कैरोटीन। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा है 7.2%, गाय में 3.5%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम है रेनिन और लैक्टेस। मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं। 6 से 15 वर्ष आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। रेनिन एक एंजाइम है जो दूध को पचाता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन एक प्रोटीन है, उसके कारण होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन है। दूध का पीले और सफ़ेद रंग का कारण कैसीन और कैरोटीन है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में शामिल हैं कैल्शियम, पोटेशियम, इसमें वसा। यह कंप्लीट डाइट पूर्ण आहार है। दूध में विटामिन B1, B2, B6, B12 और नियासिन पाए जाते हैं। B1, B2, B6, B12 और नियासिन पाए जाते हैं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है
प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थों भी प्रोटीन, अकार्बनिक पदार्थ जल। शरीर में ऊतकों टिश्यूज़ का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों के यौगिक होते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक है। एटीपी, एडीपी, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है। जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। सूक्ष्म तत्व नहीं हैं। गंधक, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। ये होते हैं लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, सेलेनियम, जस्ता और मोलिब्डेनम आदि शामिल हैं। जबकि सल्फर मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है, अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। अल्फ़ा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। यह कैरोटीन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील है। अल्फ़ा कैरोटीन पाए जाते हैं सींग, नाखून, खुर, बाल में। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रोटीनों में विद्यमान तत्व हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फॉस्फोरस, आयोडीन तथा लौह भी होता है। प्रोटीन्स एमिनो अम्लों के यौगिक कंपाउंड्स होते हैं। प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतर होती हैं। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए? तो 65 से 70 ग्राम। कुल आहार का 10 से 15%। सामान्य क्रियाशील महिला को प्रोटीन 45 ग्राम, वसा 20 ग्राम, कैल्शियम 400 ग्राम, आयरन 30 ग्राम। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में ये विशिष्ट लक्षण होते हैं। वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। माँ के दूध से बच्चे की लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में सही कथन। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। दोनों बहुलक पॉलीमर्स हैं। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। इसके अलावा स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता है। स्टार्च पौधों में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेलुलोज पौधों की सेल वॉल में पाया जाता है। स्टार्च लार की सहायता से पच जाता है। लार में उपस्थित एमिलेस एंजाइम्स स्टार्च को शर्करा में तोड़कर उसके पाचन में सहायक करता है। फैट्स मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों एसेंशियल फैटी एसिड का संश्लेषण नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अलसी या तीसी में प्रचुर स्रोत होते हैं ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम है। वसा यानी कि फैट के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम फैट यानी कि 9.3 किलो कैलोरीज ऊर्जा मुक्त होती है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। यह शरीर ताप को बाहर निकलने से रोकती है। शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। गद्दी की भांति अंतरंगों की बाहरी दबाव व आघातों से सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। ट्रांस फैट शरीर के लिए हानिकारक है। पशु उत्पन्न वसा, तेल, हाइड्रो
जनित तेल और वसा हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। अगला, शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। ट्रांस फैट जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है। यहाँ पे उसके ये रीजंस बताए गए हैं कि क्यों ये हानिकारक है। तो जैसे पशु उत्पन्न वसा या तेल है, ये हाइड्रो जनित तेल और वसा है, ये हृदय वाहिका के स्वास्थ्य के लिए क्षति पहुंचाता है। शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। अगला टॉपिक है विटामिन एवं पोषण। विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने 1912 में की थी। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी मेटाबॉलिज्म अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इन्हें सहायक आहार कारक कहते हैं। पौधों के विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं हैं। सोडियम पौधों के विकास के लिए 16 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 9 हैं माइक्रो क्वांटिटीज़ में और 7 हैं मैक्रो क्वांटिटीज़ में 9 हैं और माइक्रो क्वांटिटीज़ में हैं 7। मैक्रो के 2 भाग हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में है नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सेकेंडरी में है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। पौधों को कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं और प्रचुर मात्रा में आवश्यक हैं। वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसमें वसा है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीडेशन अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन में 1.4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। केवल पोटेशियम के यह कोलेस्ट्रॉल घटाता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है तथा उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल, सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। एंटीऑक्सीडेंट तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। जायसिन, पेलाग्रा चर्मग्राह, दूध, नाइसिन पेलेग्रा चर्मग्राह में, दूध में है विटामिन A, B12, D और K, दाल में प्रोटीन और घी में फैट। विटामिन C जल में घुलनशील एक विटामिन है, चर्म को स्वस्थ रखने में, दांतों के डेंटिन के निर्माण में और कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक है। विटामिन C का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताजे फल, आंवला सबसे उत्तम स्रोत है। कंचन कृष्णा बनारसी आंवले की उन्नत किस्म है। कंचन कृष्णा बनारसी आंवले की उन्नत किस्म है। उत्तकों यानी कि टिश्यूज़ में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखना, घाव को भरने में सहायक और लौह आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन C यह शरीर में भंडारित नहीं होता, मूत्र के साथ बह जाता है। पपीते में मुख्यतः विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन A, B1, B2 का भी एक स्रोत है, परंतु विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है। जोड़ों में दर्द होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन K इनकी कमी से शरीर में खून का थक्का, ब्लड क्लोटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। रुधिर के शीघ्र जमने में ऊष्मा
थ्रोम्बिन, एड्रेनालिन, कैल्शियम क्लोराइड, विटामिन के से सहायता मिलती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ, एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल मानव शरीर में यह यकृत लीवर में संचित रहता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। गाजर में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। आम में भी विटामिन ए अधिक पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन सी और ई भी पाया जाता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, जबकि विटामिन के और डी किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां न खाने से रतौंधी हो जाएगी, यह स्टेटमेंट गलत है। विटामिन ए की कमी से नेत्र सूखकर लाल होता है। आम, पपीता, गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध नहीं है। दूध में विटामिन ए बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से त्वचा शुष्क तथा शल्की हो जाएगी। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। यह ग्रोथ और नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। आंत के जीवाणु भी विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन हैं बी और सी। वसा में घुलनशील है ADEK। BC जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील हैं। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है विटामिन B6 का नियमित सेवन। सपने को अधिक समय तक याद रखना है तो विटामिन B6 का नियमित सेवन करना है। विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में लोह आयरन और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, चैल्कोपाइराइट में तांबा कॉपर, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, पीतल तांबा। और आगे है विटामिन में होते हैं कैरोटीन, एंजाइम्स, पेप्सिन, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोटीन केराटिन, टाइलिन है स्टार्च को पचाता, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता, रेनिन रक्त में एजिओंटेसिनोजेन को एंटीओंटेसिन में बदलता है और ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। कीरेटिन बाल नाखूनों में यह प्रोटीन संरचनात्मक घटक है। केला में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है। 100 ग्राम में के प्रति 100 ग्राम होता है। 89 कैलोरी पर 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसमें वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। प्रोटीन वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन, वसा एवं शर्करा 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। सख्त कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में इसकी मात्रा कम होती है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सही है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। यह उदासी से लड़ सकता है। शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी, सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है, इसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेलिन, नोरएड्रेलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरीज।
3500 से 4000 के बीच। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, अतः एक गिलास पानी पीने में मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होगी। विटामिन एवं पोषण। फैट्स। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। कथन ए दिया है, असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट्स संतृप्त वसाओं सैचुरेटेड फैट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जो कि सही है। कारण दिया है बी, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबद्ध सिंगल बॉन्ड होता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। अनसैचुरेटेड फैट्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं। अधिकांश जंतु वसाएं सैचुरेटेड होती हैं, जबकि पादप वसाएं जो होती हैं अनसैचुरेटेड होती हैं। अधिकांश जंतु वसाएं सैचुरेटेड होती हैं, जबकि पादप वसाएं अनसैचुरेटेड होती हैं। अगला है कथन, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, जो कि गलत स्टेटमेंट है। और कारण है, अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो एसिड में से 10 नॉन एसेंशियल तथा 10 एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड को स्तनी भोजन से ही प्राप्त करते हैं। अगला कथन है, विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, यह करेक्ट स्टेटमेंट है। कारण, विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हानिकारक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एक्सेट्रा को वाइट ब्लड सेल्स शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। रोग एवं उपचार। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, आर्थराइटिस किसके जमाव से होता है? तो यह यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। मिलावटी सरसों के तेल से बने भोजन को खाने से खतरनाक ड्रॉपसी रोग का कारण है आजीमोन तेल मिलावट सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट, जबकि धान की भूसी के तेल में मिलावट इसका कारण नहीं है। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। पार्थिनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। यह कैंसर उपचार में लाभकारी है। अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? यकृत यानी कि लीवर। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निर्विशन करता है। पीला बुखार या येलो फीवर फैलता है, एक संक्रामक रोग है। इसका कारक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संवहन इटीज इजिप्टी जाति के मच्छरों द्वारा होता है। डेंगू विषाणु जनित रोग है। इसके लक्षण हैं त्वचा, पित्तिका तथा नाक से रक्तस्राव होता है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा, हड्डियों और जोड़ों जॉइंट्स में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है जिसे हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं। क्लूलेक्स फैटिगेंस और एडीज इजिप्टियाई नामक मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है और
भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो ये है पी वाई वैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स परजीवी। टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित होने वाला रोग है पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया, सेंट लुई एनसेफेलाइटिस रोग। टाइगर मच्छरों से जो नहीं होता है वो है जापानी इंसेफेलाइटिस। कारक यहाँ पे प्लेबीवीराइडी कुल का विषाणु और वाहक क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर जैसे क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस तथा क्यूलेक्स विष्णुई द्वारा। नेक्स्ट है एंथ्रोफोबिया किसका डर है? पुष्पों का। एंथ्रोफोबिया किसका डर है? तो पुष्पों का। पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम ही है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। नदी, झील, समुद्र के पास जाने या तैरने से घबराना। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। वीबी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संक्रमण होता है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है रोटा वायरस। वायरस बैक्टीरिया परजीवों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक नोरो वायरस है। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो जवान महिलाओं में होता है। घबराहट, बेचैनी, बेहोशी जननांग संबंधी रोग है ये। सिलिकोसिस एक है फेफड़े संबंधित बीमारी। धूल कणों में मौजूद सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। घेंघा ग्वाइटर में गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है। आयोडीन का स्रोत दूध, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक, यह थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से लोग पीड़ित होते हैं। बेरी आहार में विटामिन बी और थायमीन की कमी से यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है। सैल्मोनेला बैसिलाई जीवाणु के कारण। फूड पॉइजनिंग और बोटुलिज्म ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण किस स्पीसीज क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम अर्गटातप्य उपभोग से होता है। संदूषित अनाज के उपभोग से अनाज को संदूषित करने का कार्य कवक यानी कि फंगस करता है। इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग होता है। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? कोशिकाओं सेल्स का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इसमें स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। यह कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती हैं कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित व्यक्ति मानसिक जड़ता, मनुष्य का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है और ये एक वंशानुगत रोग भी है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी से यह रोग होता है। फेनिल एलेनिन रक्त में जमा होने लगता है। केवल
वुहान केवल तो वुहान एंडेमिक, केवल चाइना में एपिडेमिक, पूरे विश्व में पैंडेमिक। केवल वुहान में होगा तो एंडेमिक, और केवल चाइना में होगा तो एपिडेमिक, और पूरे विश्व में होगा तो पैंडेमिक। नवजात शिशु को डीपीटी का टीका या ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन रोगों के लिए दिया जाता है? तो ये डिप्थीरिया, पेटुएसिस यानी कि काली खांसी, जिसे कुकुर खांसी भी कहते हैं, और वूपिंग कफ भी कहते हैं, और तीसरा है टिटनस के लिए दिया जाता है। तीनों जीवाणुजन्य बीमारी हैं।